एक ऐसा देश जो वियतनाम के एक ही प्रांत से भी छोटा है, फिर भी यह दुनिया को हमारी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर रहा है। 55% आयकर से लेकर नग्न समुद्र तटों तक, धीमी कॉफी परंपराओं से लेकर बिना ग्रेड के कक्षा कक्षों तक, डेनमार्क न सिर्फ अलग है बल्कि गहराई से प्रेरणादायक भी है। तो क्या आप धरती पर सबसे खुशहाल जगहों में से एक के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? डेनमार्क, छोटा आकार बड़ा प्रभाव। डेनमार्क शायद वियतनाम के एक प्रांत से भी छोटा हो, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव अत्यधिक है, खासकर स्थिरता, सामाजिक कल्याण और न्यूनतावादी जीवन शैली में। उत्तरी यूरोप में स्थित यह जटलैंड प्रायद्वीप और 400 से अधिक द्वीपों तक फैला है, जिनमें से प्रत्येक इसकी तटीय पहचान में आकर्षण जोड़ता है। जो वास्तव में डेनमार्क को परिभाषित करता है वह इसकी मानसिकता है। यह प्रसन्न न्यूनतावाद का घर है, जहां लोग भौतिकवाद की बजाय संतुलन, समानता और मानवीय जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं। निःशुल्क शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक प्रणालियों पर विश्वास यहाँ विलासिता नहीं है, बल्कि अपेक्षित मानदंड है। यहाँ विश्वास गहराई से व्याप्त है। बच्चे कैफे के बाहर सोते हैं, प्रणालियाँ कार्य करती हैं और नेताओं पर आमतौर पर विश्वास किया जाता है। डेनमार्क यह साबित करता है कि एक छोटा देश भी यदि उसमें बड़ा दिल हो तो यह परिभाषित कर सकता है कि अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है। तो कल्पना कीजिए, अगर वियतनाम जैसा तेज तर्रार देश डेनिश मॉडल को अपनाए तो क्या तनाव, ट्रैफिक और थकावट धीरे धीरे गायब हो सकते हैं? क्रिश्चियनिया, कोपेनहेगन के दिल में शांतिपूर्ण विद्रोह। क्रिश्चियनिया कोपेनहेगन के केंद्र में एक स्वयं घोषित मुक्त शहर है, जो कर, पुलिस या राज्य के कानूनों के बिना कार्य करता है। 1971 में कलाकारों और आदर्शवादियों द्वारा स्थापित ये प्रतिपक्षी संस्कृति, रचनात्मकता और सामुदायिक जीवन का आश्रय बन गया। क्रिश्चियनिया में घर पुनःचक्रण सामग्री से बनाए जाते हैं, कारों की जगह साइकिलें होती हैं और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। वहाँ कोई संपत्ति का अधिकार या निगम नहीं है, केवल कला, समुदाय और जीवन की एक वैकल्पिक लय होती है। हालांकि इसके खुले कैनवस दृष्टिकोण ने तनाव उत्पन्न किया है, डेनिश सरकार क्रिश्चियनिया को एक सामाजिक प्रयोग के रूप में संरक्षित करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सम्मान और साझा मूल्यों में निहित हो तो स्वतंत्रता और शांति सामान्यता के बाहर भी फल फूल सकती है। कल्पना कीजिए कि आपने वहाँ एक सप्ताह बिताया। क्या आप स्केच पैड लाएंगे, एक डायरी, एक जिज्ञासु मन, या शायद केवल एक इच्छा परंपरा की बेड़ियों से मुक्त होने की? डेनिश महिलाएं, शांत शक्ति के साथ नारीवाद को जीना। डेनमार्क में नारीवाद कोई संघर्ष नहीं है, यह जीवन का एक स्वाभाविक तथ्य है। डेनिश महिलाएं इसलिए अग्रणी हैं क्योंकि वे सबसे जोर से चिल्लाती नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे शांत आत्मविश्वास के साथ जीवन जीती हैं जो नियमों को फिर से लिखता है। वे बहुत कम मेकअप करती हैं, विरोध में नहीं बल्कि पसंद के चलते। वे स्नीकर्स पहनकर काम पर साइकिल चलाती हैं, व्यवसायों का नेतृत्व करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं और फिर भी एकल पर्वतारोहण या समुद्र किनारे शांत कॉफ़ी के लिए समय निकाल लेती है। वे फर्नीचर खुद जोड़ती हैं, अपनी वित्तीय जिम्मेदारी स्वयं निभाती हैं और अक्सर अकेले रहना चुनती हैं। यह अकेलेपन से नहीं बल्कि शक्ति से उपजा होता है। डेनमार्क अपने महिलाओं को केवल कानूनी अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक स्थान भी देता है। नेतृत्व करने का स्थान बिना सफाई दिए, तेज होने का स्थान बिना लेबल के, मातृत्व से बाहर निकलने का स्थान या फिर पूरी तरह उसमें डूबने का बिना सामाजिक कलंक के। इस नॉर्डिक संस्कृति में घरेलू कामकाज लिंग के अनुसार नहीं बंटे होते, वे जीवन की स्वाभाविक लय में साझा किए जाते हैं। डेनिश महिलाएं स्वतंत्रता को विद्रोह नहीं बल्कि सामान्यता के रूप में अपनाती हैं। चाहे वह एक एकल माँ हो जो तकनीकी करियर अपना रही हो या कोई महिला जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए अवकाश ले रही हो, उनके निर्णय समाज की एक गहरी समझ को दर्शाते हैं कि संतोष किसी सांचे में फिट होने में नहीं बल्कि स्वयं में मजबूती से खड़े रहने में है। नेक्स्ट
एक ऐसी दुनिया में जहां लिंग मानदंड अब भी जकड़े हुए हैं, डेनिश महिलाएं दिखाती हैं कि जब समानता लक्ष्य नहीं बल्कि आधारभूत सत्य बन जाए तो क्या संभव हो सकता है। नग्न समुद्र तट, प्रकृति को अपनाना, एक खुला कदम हर बार। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सार्वजनिक नग्नता असहजता या विवाद को जन्म देती है, लेकिन डेनमार्क में समुद्र तट पर कपड़े उतारना कोई विद्रोह नहीं है। यह स्वतंत्रता का उत्सव है। यहाँ मानव शरीर को शर्म, यौन दृष्टिकोण या कठोर सामाजिक नियमों की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके बजाय इसे कुछ सुंदर और स्वाभाविक रूप में देखा जाता है, जैसे समुद्र, आकाश और पैरों के नीचे की रेत। एक गर्मियों की दोपहर समुद्र किनारे टहलें और आप पाएंगे कि सभी उम्र के लोग, किशोर, दादा दादी, पूरे परिवार सूरज में नहा रहे हैं या लहरों में बिना कपड़ों के तैर रहे हैं। यह न तो दुर्लभ है न ही साहसी, यह बस डेनमार्क है। और यह मौसमों तक सीमित नहीं है। कई डेन लोग सर्दियों में भी समुद्र स्नान जारी रखते हैं। बर्फीले पानी में डुबकी लगाना एक अनुष्ठान बन गया है, जिसे प्रतिरक्षा बढ़ाने, रक्त संचार सुधारने और मानसिक स्पष्टता को तेज करने के लिए माना जाता है। यह ठंडे कच्चे तत्वों से जुड़ाव गहराई से सांस्कृतिक है। यह विकर्षणों को हटाने, प्रकृति का सामना करने और स्वयं की खोज करने के बारे में है। यहाँ नग्नता तमाशे के लिए नहीं है, यह शांति के लिए है। लोग घूरते नहीं, कोई फुसफुसाता नहीं। हर कोई एक अनकहे नियम को समझता है। स्थान का सम्मान करें, लोगों का सम्मान करें, पल का सम्मान करें। यह केवल शरीर की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मन की भी है। और डेनमार्क में यह स्वतंत्रता हर दिन धूप में भीगी और समुद्र की खुशबू से भरी होती है। अवश्य घूमने योग्य स्थान जहां जादू और प्रकृति मिलते हैं। भले ही डेनमार्क छोटा हो, यह ऐसे स्थानों से भरा है जो सीधे किसी परिकथा से प्रतीत होते हैं। क्रोनबोर्ग किला शेक्सपियर के हैमलेट से प्रसिद्ध एक नाटकीय समुद्र तटीय दृश्य में कला और विरासत का मिश्रण प्रस्तुत करता है। स्केगन में दो शक्तिशाली समुद्र स्केगेराक और कैटेगट बिना मिले टकराते हैं, एक अवास्तविक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। रिबे में डेनमार्क का सबसे पुराना शहर अतीत पत्थरों की गलियों, लकड़ी के ढांचों वाले घरों और प्राचीन गिरजाघर में बसा है, जहां मध्यकालीन व्यापारियों और वाइकिंग निवासियों की पदचापें गूंजती हैं। वहीं लेगोलैंड रंगों और रचनात्मकता से भरपूर है, ईंटों से बनी एक कल्पनाओं की दुनिया जो सभी उम्र के लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। चाहे आपको इतिहास पसंद हो, प्रकृति या बचपन की यादें, डेनमार्क की यात्रा एक साथ जमीनी और मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। डेनिश व्यंजन, जहां सादगी सबसे समृद्ध कहानियां कहती हैं। डेनिश रसोई घरों में दिखावे वाले सॉस या भव्य साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ स्वाद धीरे लेकिन सशक्त रूप से बोलता है, मौसमी सामग्री और सदियों पुरानी परंपराओं में निहित होता है। भोजन का उद्देश्य चकाचौंध करना नहीं होता, बल्कि लोगों को एक साथ लाना होता है। रुगब्रोड, घना काला राई ब्रेड एक राष्ट्रीय मुख्य भोजन है, जिसे अक्सर अचार वाली हेरिंग, उबले अंडे या लीवर पाटे के साथ खाया जाता है। यह दिखने में साधारण हो सकता है, परंतु पोषण से भरपूर होता है और रोजमर्रा की देखभाल का प्रतीक है। फिर है फ्रिकाडेलर, पैन में तली गई मांस की गोलियां जो आलू और ग्रेवी के साथ परोसी जाती हैं। यह व्यंजन इतना घरेलू है कि यह किसी पाक आलिंगन जैसा महसूस होता है। त्योहारों के अवसर पर कुरकुरी पोर्क बेली और अजवाइन की चटनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये भारी, विनम्र और हमेशा साझा किया जाने वाला व्यंजन है, जो पीढ़ियों को एक ही मेज के चारों ओर लाता है। और मिठाई को मत भूलिए, जंगली जामुनों से बनी मिठाइयाँ डेनिश लोगों के स्थानीय अप्रक्रियायुक्त सामग्री के प्रेम को दर्शाती है, जो खट्टे मीठे संतुलन से एक साथ ताजगी और आत्मीयता प्रदान करती है। लेकिन सामग्री या तकनीक से भी अधिक डेनिश भोजन का मतलब है माहौल। एक मोमबत्ती जलाना, पास बैठना, समय निकालना। ये है हुगे, वह गर्म आरामदायक अनुभव जहाँ एक साधारण भोजन भी एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। तो मुझे बताइए,
अगर आपके सामने अभी गर्मा गर्म फ्रिकाडेलर परोसा जाए तो क्या आप तुरंत उसे खा जाएंगे या पहले उसकी एक फोटो खींचकर यादों में कैद करेंगे? चाहे जो भी हो, एक बात तय है, डेनिश भोजन केवल पेट ही नहीं भरता, यह आत्मा को भी पोषण देता है। कॉफी संस्कृति, जहां समय धीमा हो जाता है और बातचीत पकती है। डेनमार्क में कॉफी केवल जागते रहने के लिए पी जाने वाली चीज नहीं है, ये एक अनुष्ठान है, एक मानसिकता है, जीवन जीने का तरीका है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन 8 किलोग्राम से अधिक कॉफी की खपत के साथ डेनमार्क लगातार दुनिया के शीर्ष कॉफी पीने वाले देशों में शामिल रहता है। लेकिन जो चीज उनकी कॉफी संस्कृति को वास्तव में अनोखा बनाती है वह मात्रा नहीं बल्कि मंशा है। डेन लोग कॉफी सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं पीते, वे इसका उपयोग ठहरने, सोचने और जुड़ने के लिए करते हैं। कॉफी ब्रेक या कैफे पॉज की अवधारणा डेनिश जीवन में गहराई से बसी हुई है। व्यस्त कार्यालयों से लेकर शांत घरों तक, भीड़भाड़ वाले शहरों से लेकर शांत समुद्र तटीय कैफे तक, यह एक समय होता है जब लोग कार्यों और स्क्रीन से हटकर एक साथी, एक मित्र या स्वयं के विचारों के साथ जुड़ते हैं। एक आरामदायक डेनिश कैफे में प्रवेश करें और आप पाएंगे टिमटिमाती मोमबत्तियां, शांत स्वर और एक अनकहा निमंत्रण धीमा होने के लिए। न तेज संगीत, न हड़बड़ी, बस मानव संबंधों के लिए समर्पित समय। कॉफी के प्रति यह दृष्टिकोण कैफीन के बारे में नहीं है, यह शांति के बारे में है। यह जीवन शैली लगातार उत्पादकता की मांग का शांतिपूर्ण विरोध करती है। डेनमार्क में एक कप कॉफी यह याद दिलाती है कि अर्थ जीवन के मध्यवर्ती पल्लों में छिपा होता है। ठहराव, आंखों का मिलना, साझा मौन। यह हमें सिखाती है कि संतोष अधिक पाने से नहीं आता बल्कि पर्याप्त होने से आता है। राष्ट्रीय ध्वज, एक शांत सूत्र जो देश को जोड़ता है। डेनमार्क का राष्ट्रीय ध्वज डैनेब्रोग लाल पृष्ठभूमि पर एक सरल सफेद क्रॉस, दुनिया का सबसे पुराना सतत उपयोग में रहने वाला राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। लेकिन डेनमार्क में यह प्रतिष्ठित प्रतीक राजनीति या सैन्य परेड से कहीं आगे है। यह रोजमर्रा के जीवन में बसा हुआ है, प्रेम, विकास और परिवार के उत्सवों में गूंथा हुआ। यहाँ ध्वज केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, यह एक दिल से दिया गया इशारा है। जन्मदिनों पर आप देखेंगे लघु ध्वज केक पर गर्व से खड़े हैं, उपहारों पर सजे हैं या सजावटी मालाओं से धीरे धीरे लहरा रहे हैं। शादियों, स्कूल की उपलब्धियों और वर्षगांठों पर डैनेब्रोग भव्यता के साथ नहीं आता बल्कि गर्मजोशी के साथ आता है। यह राष्ट्रवाद के बारे में नहीं है, यह एकता के बारे में है। डेनिश ध्वज चिल्लाता नहीं है, वह मुस्कुराता है। यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है जहां देशभक्ति नारेबाजी से नहीं बल्कि साझा अनुभवों और सरल आनंदों से प्रकट होती है। जिस तरह से डेन अपने ध्वज का उपयोग करते हैं वह एक शांत कहानी कहता है कि जुड़ाव घोषित नहीं किया जाता, वह महसूस किया जाता है और अक्सर यह जीवन के सबसे छोटे, सबसे प्यारे क्षणों में सबसे अधिक महसूस होता है। अनोखे त्योहार, डेनिश जीवन में आग, संगीत और जादू। हालांकि डेनमार्क आकार में छोटा है, इसके त्योहार गहरा अर्थ रखते हैं और समुदायों को एक साथ लाते हैं। 23 जून को डेन लोग सैंक्ट हैंस आफ्टन मनाते हैं, पानी के किनारे अलाव जलाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और बुराई को दूर करने के लिए पुआल की चुड़ैलें जलाते हैं। ये ग्रीष्म संक्रांति का एक अनुष्ठान है जो नवीकरण और प्रकृति की लय का प्रतीक है। इसके विपरीत रोस्किल्डे फेस्टिवल एक शांत शहर को यूरोप के सबसे बड़े संगीत और कला आयोजनों में बदल देता है। पहली बार 1771 में आयोजित ये अब एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है जिसमें सैकड़ों प्रस्तुतियां होती हैं और इसकी सारी कमाई मानवतावादी कारणों को दान कर दी जाती है। क्रिसमस के दौरान उत्सव का माहौल जल्दी शुरू हो जाता है। अक्टूबर से ही रोशनियों के साथ विशेष झुलब्रायक बियर, बच्चों के लिए एडवेंट कैलेंडर और मोमबत्ती की रोशनी में सजे समारोह जो सर्दियों की सबसे अंधेरी रातों को भी रोशन करते हैं। डेन लोगों के लिए त्योहार केवल कार्यक्रम नहीं होते, वे आत्मा की अभिव्यक्तियां होते हैं जो लोगों को एक दूसरे से, अपनी विरासत से और जीवन के शांत जादू से जोड़ते हैं।
साइकिल, डेनमार्क का रास्ता स्वतंत्रता और स्थिरता की ओर। डेनमार्क में, विशेष रूप से कोपेनहेगन में, साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं है, ये एक जीवन शैली है। कोपेनहेगन के आधे से अधिक निवासी पूरे साल मौसम की परवाह किए बिना साइकिल चलाते हैं। यह कोई प्रवृत्ति नहीं है, यह एक सांस्कृतिक मानसिकता है जो विवेकपूर्ण शहरी नियोजन और स्थिरता से आकार लेती है। कोपेनहेगन का व्यापक साइकिल लेन नेटवर्क विशेष संकेत और साइकिल चालकों के लिए अनुकूल पुल साइकिल चलाने को आसान और सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। डेनमार्क में साइकिलिंग केवल सुविधा के लिए नहीं है, यह पर्यावरण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए सम्मान का प्रतीक है। यहाँ कोई शोर या प्रदूषण नहीं होता, केवल पहियों की घूमने की ध्वनि और पेड़ों में बहती हवा की सुकूनदायक आवाज़ होती है। डेन लोगों के लिए साइकिलिंग पहली पसंद होती है, न कि अंतिम विकल्प। यह उनके मूल्यों का प्रतिबिंब है। भीड़ भाड़ और कार्बन के बजाय संतुलन, स्पष्टता और स्वच्छ हवा। क्या आप ट्रैफिक जाम की जगह सुनहरे पत्तों के नीचे शांति भरी साइकिल सवारी को चुनेंगे? बहुत से लोग पहले ही ऐसा कर चुके हैं। कोपेनहेगन में जीवन, आधुनिक राजधानी जिसमें गांव की आत्मा बसती है। कोपेनहेगन भले ही डेनिश राजनीति, संस्कृति और वाणिज्य का केंद्र हो, लेकिन इसकी धड़कन एक गांव की तरह है। अधिकांश विश्व राजधानियों के विपरीत, जो उन्मादी, शोरगुल वाली और जल्दबाजी से भरी होती हैं, कोपेनहेगन एक अलग लय में चलती है। यह परिष्कृत, विचारशील और अंतरंग है। यहाँ सफलता गगनचुंबी इमारतों या शेयर बाजार से नहीं मापी जाती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से मापी जाती है। स्थानीय लोग समय लेते हैं, खिड़कियों पर बैठकर किताबों का आनंद लेते हैं, शांत नहरों के किनारे टहलते हैं और कैफे में मोमबत्ती की रोशनी में गर्म पेय साझा करते हैं, जहां स्क्रीन दुर्लभ है और बातचीत सजीव होती है। बच्चे कार्गो साइकिल में स्कूल जाते हैं। किसान बाजार शहर के चौराहों को भर देते हैं। संगीतकार पेड़ों के नीचे शाम की हल्की रोशनी में प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि सबसे केंद्रीय इलाकों में भी एक खुली सांस लेने की भावना है। वास्तुकला और प्रकृति, अतीत और वर्तमान, गति और ठहराव के बीच संतुलन की। छतों पर बगीचे उगते हैं, आंगनों में जंगली फूल खिलते हैं, पार्क डाकघरों जितने सामान्य हैं। कोपेनहेगन आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, ये आपको घर जैसा महसूस कराने की कोशिश करता है। यह दिखाता है कि एक आधुनिक शहर को गरजने की ज़रूरत नहीं, वह फुसफुसा सकता है और उस शांति में आपको कुछ दुर्लभ मिलेगा। एक महानगर जो केवल कार्य नहीं करता, बल्कि वास्तव में जीता है। सांता का डाक डिब्बा, जहां बचपन का जादू सजीव हो उठता है। डेनमार्क में सांता क्लॉज की आत्मा केवल सोने से पहले की कहानियों तक सीमित नहीं है। ये एक प्रिय परंपरा है जो देश भर के बच्चों के बचपन को रोशन करती है। हर साल हजारों बच्चे बड़े ध्यान से पत्र लिखते हैं सांता के जादुई शीतकालीन घर को, जो ग्रीनलैंड में स्थित है, डेनिश साम्राज्य का एक बर्फीला क्षेत्र जिसे उनका असली उत्तरी आश्रय माना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिल छू लेने वाली बात यह है, उनमें से कई पत्रों का उत्तर भी मिलता है। कोई स्वचालित प्रणाली या डिजिटल चैटबॉट से नहीं, बल्कि असली स्वयंसेवकों से। डाकिये कल्पवृक्ष जो समय निकालकर हाथ से पत्र लिखते हैं, त्योहारी टिकटों और जादुई उत्सव की छुअन के साथ उस सपने को जीवित रखते हैं। एक तेज तर्रार दुनिया में जहां स्क्रीन और तुरंत संतोष हावी है, यह सरल क्रिया, एक बच्चे का पत्र लिखना, लिफाफा बंद करना और डाक डिब्बे के पास इंतजार करना, धैर्य, कल्पना और आशा का एक ओजपूर्ण गीत है। यह वह क्षण है जब कल्पना वास्तविकता को छूती है और दोनों ओर भी मजबूत होकर निकलते हैं। बड़ों के लिए सांता का डाक डिब्बा केवल एक प्यारी रस्म नहीं है, ये एक कोमल स्मरण है। ये याद दिलाता है कि आश्चर्य अब भी मायने रखता है, कि दया को परंपरा में बदला जा सकता है और कि सबसे छोटी परंपराएं ही अक्सर सबसे गहरी भावनात्मक छाप छोड़ती है। जब हम विश्वास को पोषित करते हैं, जादू में, अच्छाई में, एक दूसरे में, तब हम एक ऐसी दुनिया गढ़ते हैं जहां कुछ भी संभव लगता है। 55% आयकर, बोझ या एक खुशहाल समाज के लिए खाका।
कई देशों में 55% कर दर का विरोध किया जाएगा, लेकिन डेनमार्क में इसे उद्देश्य और गर्व के साथ अपनाया गया है। करों को खोए हुए पैसे के रूप में नहीं, बल्कि लोगों, सार्वजनिक सेवाओं और एक निष्पक्ष भविष्य में निवेश के रूप में देखा जाता है। यह प्रणाली प्रीस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र को वित्त पोषित करती है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कठिन समय में भी कोई पीछे न छूटे। जो बात इसे सफल बनाती है वह है विश्वास। विश्वास की सरकार इन धनराशियों का पारदर्शिता से उपयोग करती है और कर स्वच्छ सड़कों, गुणवत्ता वाले अस्पतालों, कुशल परिवहन और सभी के लिए समान अवसरों के रूप में लौटते हैं। जबकि अन्य राष्ट्र घाटे को ठीक करने के लिए अंतहीन कर कटौती और वृद्धि पर बहस करते हैं। डेनमार्क का मॉडल एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित है, जहां योगदान को बलिदान नहीं, बल्कि मूल्य के रूप में देखा जाता है। धन को साझा करना उस समाज के निर्माण की कुंजी माना जाता है, जहां हर व्यक्ति, उसकी स्थिति चाहे जो भी हो, आगे बढ़ सकता है। 14. होगे डेनमार्क का फुसफुसाता आनंद का दर्शन। ह्यूगे के लिए अंग्रेजी में कोई सटीक शब्द नहीं है, और शायद यह उचित भी है, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं है। यह एक भावना है, एक अनुष्ठान है, जीवन जीने का एक शांत तरीका है जो डेनिश आत्मा को दर्शाता है। इसे हुगह उच्चारित किया जाता है, और यह वही एहसास है जब सब कुछ ठीक लगता है। मोमबत्ती की झिलमिलाहट, ऊनी मोजों की गर्मी, एक छोटी सी रसोई में गूंजती साझा हंसी की मुलायम आवाज़। हुगे जानबूझकर रचा जाता है। यह आकस्मिक नहीं होता, और न ही यह महंगा होता है। ये छोटे छोटे विवरणों से आता है। ताज़ा बनी कॉफ़ी, ओवन से उठती दालचीनी की सुगंध, खिड़की पर बारिश की मध्यम थाप, पास में जलती आग की चटकाहट। यह तब होता है जब हम दुनिया की आवाज़ को बंद कर एक दूसरे की ओर ध्यान लगाते हैं। लेकिन हुगे पलायन के बारे में नहीं है, यह वर्तमान में जड़ें जमाने के बारे में है। यह उस जल्दबाजी, शोर और लगातार उत्पादक रहने की मांगों के विरुद्ध एक प्रकार का प्रतिरोध है। हुगे फुसफुसाता है, धीरे चलो, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। यह संयोग नहीं है कि डेनमार्क लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। बेहतरीन नीतियों और मजबूत प्रणालियों से परे डेन लोगों ने साधारण आनंद को महसूस करने की कला में महारत हासिल की है। हुगे भले ही धीरे बोले, लेकिन एक बार जब आप इसे अनुभव करते हैं तो यह आपके साथ बना रहता है। और सच कहें तो क्या आपने कभी अनजाने में ही अपना खुद का हुगे पल नहीं जिया है? वह रात जब समय धीमा पड़ा, चाय गर्म थी और बातचीत बस बहती रही। अगर यह आपकी शैली लगती है तो आप पहले से ही हुगे क्लब का हिस्सा हैं। हुगे, डेनमार्क का फुसफुसाता आनंद का दर्शन। चलिए, बात को घुमा फिराकर नहीं कहते, डेनमार्क में रहना सस्ता नहीं है, चाहे आप कोपेनहेगन, आरहुस या किसी शांत शहर में हो। एक अकेले व्यक्ति के लिए मासिक जीवन यापन की लागत अक्सर $1,200 से $2,100 के बीच होती है। किराना महंगा हो सकता है, किराया प्रतिस्पर्धी है और बाहर खाना रोज़मर्रा की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ बात यह नहीं है कि आप ज़्यादा खर्च करते हैं, बल्कि यह है कि आपको ज़्यादा मिलता है। डेनमार्क में ये ऊंचे मूल्य मानसिक शांति के साथ आते हैं। आपको निजी स्वास्थ्य बीमा की ज़रूरत नहीं होगी। आप भारी छात्र आरण के साथ स्नातक नहीं होंगे। आपको यह चिंता करते हुए रातें नहीं गुजारनी होंगी कि बच्चों की देखभाल या चिकित्सकीय बिल कैसे चुकाएंगे। ये सब चीज़ें पहले से एक अच्छी तरह काम करने वाली कल्याण प्रणाली के जरिए कवर होती है, जिसे अधिकांश निवासी केवल उचित नहीं बल्कि आवश्यक मानते हैं। सार्वजनिक परिवहन कुशल, स्वच्छ और समय पर होता है। पार्क अच्छी स्थिति में होते हैं। सड़कों पर सुरक्षा होती है। नल का पानी पीना न सिर्फ संभव है, बल्कि इसे प्रोत्साहित किया जाता है। जब आपके चारों ओर सब कुछ देखभाल के साथ बनाया गया हो, लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया हो और दीर्घकालिक सोच में निहित हो, तो आप मूल्य टैग को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। डेनमार्क में जीवन की गुणवत्ता कोई विलासिता नहीं है, ये एक मानक है। तो भले ही कागज़ पर आंकड़े ऊंचे दिखें, वास्तविक अनुभव एक अलग कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जहां लागत और मूल्य मेल खाते हैं, और मूल्य केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि शांति, उद्देश्य और समुदाय में मापा जाता है।
जीवन यापन की उच्च लागत एक मूल्य जो असली मूल्य को दर्शाता है। चलिए बात को घुमा फिराकर नहीं कहते, डेनमार्क में रहना सस्ता नहीं है। चाहे आप कोपेनहेगन, आरहुस या किसी शांत शहर में हो, एक अकेले व्यक्ति के लिए मासिक जीवन यापन की लागत अक्सर $1,200 से $2,100 के बीच होती है। किराना महंगा हो सकता है, किराया प्रतिस्पर्धी है और बाहर खाना रोजमर्रा की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ बात यह नहीं है कि आप ज्यादा खर्च करते हैं, बल्कि ये है कि आपको ज्यादा मिलता है। डेनमार्क में ये ऊंचे मूल्य मानसिक शांति के साथ आते हैं। आपको निजी स्वास्थ्य बीमा की जरूरत नहीं होगी। आप भारी छात्र आरण के साथ स्नातक नहीं होंगे। आपको यह चिंता करते हुए रातें नहीं गुजारनी होंगी कि बच्चों की देखभाल या चिकित्सकीय बिल कैसे चुकाएंगे। ये सब चीजें पहले से एक अच्छी तरह काम करने वाली कल्याण प्रणाली के जरिए कवर होती है, जिसे अधिकांश निवासी केवल उचित नहीं बल्कि आवश्यक मानते हैं। सार्वजनिक परिवहन कुशल, स्वच्छ और समय पर होता है। पार्क अच्छी स्थिति में होते हैं। सड़कों पर सुरक्षा होती है। नल का पानी पीना न सिर्फ संभव है बल्कि इसे प्रोत्साहित किया जाता है। जब आपके चारों ओर सब कुछ देखभाल के साथ बनाया गया हो, लोगों के लिए डिजाइन किया गया हो और दीर्घकालिक सोच में निहित हो, तो आप मूल्य टैग को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। डेनमार्क में जीवन की गुणवत्ता कोई विलासिता नहीं है, यह एक मानक है। तो भले ही कागज पर आंकड़े ऊंचे दिखे, वास्तविक अनुभव एक अलग कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जहां लागत और मूल्य मेल खाते हैं और मूल्य केवल वस्तुओं में नहीं बल्कि शांति, उद्देश्य और समुदाय में मापा जाता है। न्यूनतम डिजाइन, जहां हर विवरण में सुंदरता और उद्देश्य मिलते हैं। डेनमार्क न्यूनतम डिजाइन का वैश्विक प्रतीक है, जहां सुंदरता हमेशा कार्यात्मकता के साथ चलती है। कम ही अधिक है कि यह दर्शन शैली न केवल सुरुचिपूर्ण सौंदर्य शास्त्र उत्पन्न करती है बल्कि टिकाऊपन और उद्देश्यपूर्ण जीवन को भी बढ़ावा देती है। एर्गोनोमिक कुर्सियों से लेकर लुई पोल्सन लैंप की गर्म चमक तक और चिकने स्कैंडिनेवियाई ओक टेबल तक, हर विवरण को सुंदर, उपयोगी और आरामदायक बनाने के लिए रचा गया है। यह शैली वास्तविक ज़रूरतों से उत्पन्न हुई। लंबी सर्दियां और सीमित रोशनी ने घरों को गर्म, खुले और परिष्कृत बनाने की मांग की। डेनिश अंदरूनी डिज़ाइन साफ सुथरे स्थानों, प्राकृतिक सामग्री और शांतिपूर्ण तटस्थ रंगों को प्राथमिकता देते हैं, जो संतुलन और सुकून लाते हैं। यही वह आदर्श समरसता है जो रूप और कार्य के बीच होती है और जिसने डेनिश डिज़ाइन को न केवल फर्नीचर के रूप में बल्कि एक शांत, शक्तिशाली जीवन शैली के रूप में विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खुलकर बोलना, जागरूकता और गरिमा के साथ। डेनमार्क लंबे समय से यूरोप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे मजबूत पक्षधर रहा है। एक ऐसा देश जहां अपने विचार व्यक्त करना केवल स्वीकृत ही नहीं बल्कि अपेक्षित भी है। फिर भी जो बात डेनिश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वास्तव में अलग बनाती है, वह केवल कानूनी सुरक्षा नहीं है बल्कि सांस्कृतिक संतुलन है। डेनमार्क में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार व्यक्तिगत जिम्मेदारी की गहरी समझ के साथ जुड़ा हुआ है। लोग खुलकर राजनीति की आलोचना करते हैं, नीतियों पर सवाल उठाते हैं और समाज के हर स्तर पर जीवंत बहस में भाग लेते हैं, लेकिन वे यह सब सावधानी के साथ करते हैं। यहाँ एक सामाजिक अनुबंध है, सम्मान का, जो व्यक्तिगत हमलों, गलत जानकारी और घृणास्पद भाषा को हतोत्साहित करता है। डेन लोग मानते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है और उस शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। यह वह स्थान नहीं है जहां स्वतंत्र भाषण को सबसे जोर से चिल्लाने से जोड़ा जाता है। इसके बजाय यहाँ ध्यान विचारशील संवाद, समावेशी चर्चाओं और नैतिक संप्रेषण पर होता है। यहाँ तक कि तीखे मतभेद भी अक्सर गरिमा और शिष्टता के साथ संभाले जाते हैं। यह आत्मनियंत्रित संस्कृति डेनमार्क को उन समस्याओं से बचाए रखती है जो अन्य लोकतंत्रों में आम हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण, कट्टर ऑनलाइन मंच या सार्वजनिक विश्वास का पतन। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को अलग नहीं करती बल्कि उन्हें गहराई से सुनने, एक दूसरे को बेहतर समझने और एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है जो शोर की जगह स्पष्टता को महत्व देता है।
प्रारंभिक शिक्षा, दिमाग को बढ़ाना, उन्हें रैंक नहीं करना। डेनमार्क के किसी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करें और आप तुरंत एक खास फर्क महसूस करेंगे। यहाँ शीर्ष पर पहुँचने की कोई दौड़ नहीं है। बच्चों को रैंक नहीं किया जाता। परीक्षाएं दुर्लभ हैं। ग्रेड कक्षा पर हावी नहीं होते। इसके बजाय यहाँ की शिक्षा पूरे बच्चे को पोषित करने पर केंद्रित होती है, मन, हृदय और आत्मा को। छोटी उम्र से ही डेनिश छात्रों को आलोचनात्मक सोच, सहयोगी कार्य और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ ध्यान प्रतियोगिता पर नहीं होता, बल्कि आत्म जागरूकता, रचनात्मकता और आपसी संबंधों पर होता है। चाहे वे वास्तविक जीवन की समस्याएं सुलझा रहे हों, अपने हाथों से कुछ बना रहे हों या नाटक कर रहे हों, सीखना यहाँ केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक होता है। डेनमार्क में शिक्षक केवल जानकारी देने वाले नहीं होते, वे मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाते हैं। कक्षा का वातावरण शांत, सम्मानजनक और विश्वास से भरा होता है। बच्चे सीखते हैं कि कैसे सुनना है, कैसे बोलना है और एक दूसरे से कैसे जुड़ना है। यहाँ भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बौद्धिक उपलब्धियों जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि असफलता कोई दोष नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है। पहली बार में सही न होने में कोई शर्म नहीं है। जो मायने रखता है वह है फिर से प्रयास करना, सीखना और आगे बढ़ना। यह दृष्टिकोण केवल बेहतर छात्र नहीं बनाता, बल्कि खुशहाल और स्वस्थ इंसान भी बनाता है। डेनमार्क में स्कूल इस बारे में नहीं होता कि कौन सबसे अधिक स्कोर करता है, बल्कि इस बारे में होता है कि आप कौन हैं यह खोजें। और ईमानदारी से कहें, अगर आपके बचपन में ग्रेड का राज न होता तो क्या आप कोई बाल विलक्षण प्रतिभा होते या लंच टाइम नैप्स के अजेय चैंपियन। चाहे जो भी हो, हम आपकी सबसे प्यारी स्कूल की याद और सबसे नाटकीय कक्षा की गड़बड़ सुनना जरूर चाहेंगे। यहाँ का न्यूनतम जीवन शैली से लेकर अकल्पनीय कर नीति तक, सुबह की कॉफी से लेकर बिना कपड़ों के समुद्र तट तक, डेनमार्क हमें सचमुच खुशी और आज़ादी के मायनों पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। अगर आपको यहाँ 1 महीने तक रहने का मौका मिले तो क्या आप खुद को ढाल पाएंगे? या आपने कभी कहीं और नॉर्डिक जीवन शैली का अनुभव किया है? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें।